-30 डिग्री टेम्परेचर, 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जो अचानक से अपना टेंट अंदर से काट कर बाहर भाग जाते हैं, जैसे उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोग बर्फ में मिले बिना कपड़ों के, कुछ की छाती अंदर क्रश हो चुकी थी, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एक लड़की की जीभ भी गायब थी। आज तक रशिया भी ऑफिशियली नहीं बता पाया कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या। जनवरी 1915 में उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो रशिया में पड़ता है, वहाँ के 9 स्टूडेंट्स उरल माउंटेन के एक रिमोट एरिया में, इतना खाली कि वहाँ सिर्फ बर्फ, हवा और मौत थी। वो लोग एक 15 दिन के विंटर एक्सपेडिशन पर निकले थे और सब के सब ट्रेंड हाइकर्स थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई नौसिखिया था, कोई बिगिनर था। मतलब इन्होंने पहले भी ऐसे डेंजरस ट्रैक कर रखे थे। ग्रुप का लीडर था इगोर डैटलॉफ, इसलिए बाद में इस जगह का नाम पड़ गया डैटलॉफ पास। उनका गोल सिंपल था, ऑटरटन माउंटेन पहुंचना, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें मिलता है ग्रेड 3 का हाइकिंग सर्टिफिकेट, जो आगे चल के उनके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। उन सब का प्लान था वर्ड लॉस, जहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो ट्रेन्स और ट्रक्स के थ्रू जाएंगे विजय। विजय से डीप टाइगा वो आखिरी विलेज है उस एरिया का। उसके बाद आगे कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई कीड़ा तक नहीं है उसके बाद। वहाँ से खोलट सैकल, जिसे माउंटेन ऑफ डेड भी कहा जाता है, और फिर 2 पहाड़ों के बीच का एक जो नैरो रास्ता है, उसे पार करते हुए, जिसे बाद में जाके डैटलॉफ पास बोला गया, उन्हें पहुँचना था ऑटरटन माउंटेन और सेफली वापस आना था। लेकिन वापस कोई आया ही नहीं। 23 जनवरी 1959 को 10 लोग वर्डलॉस से रात को 9:05 पर निकल जाते हैं। 5 दिन बाद यानी 28 जनवरी को उन 10 हाइकर्स में से जो यूरका यूडिन नाम का हाइकर होता है, उसे बहुत भयानक नी और जॉइंट पेन होने लगता है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से, जिस वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता और वापस आ जाता है। बचे हुए 9 लोग ही आगे जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग खोलट सैकल माउंटेन पहुंचते हैं, वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि उसके आगे जो वेदर था वो बहुत एक्सट्रीम हो चुका था। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, स्नो स्टॉर्म्स आ रहे थे, जिस वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते और वहाँ टेंट लगा लेते हैं ताकि थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर रेस्ट कर सकें, और जब कंडीशन नॉर्मल हो वो वापस अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर सकें। ज़्यादातर जो हाइकर्स होते हैं वो एक वैली चूज़ करते हैं टेंट लगाने के लिए, क्योंकि जो स्नो स्टॉर्म्स हैं वो पहाड़ों को चीर कर निकल जाते हैं और ठंडी बर्फीली हवाएं इतनी नहीं आती वहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने चूज़ किया एक स्लोप, और यही डिसीजन आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बन गया। देखो, वैसे तो इन सब का प्लान था कि 15 दिनों में एक्सपेडिशन कंप्लीट करके लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते 20 दिन निकल जाते हैं। इन सब की फैमिलीज पैनिक हो जाती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को जैसे ये सब पता चलता है, रेस्क्यू टीम्स निकल पड़ती हैं, और जो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले मिला उनका टेंट। टेंट सीधा खड़ा था, खाना अंदर पड़ा था, शूज़ अंदर थे, जैकेट अंदर थी, उन सबका सामान अंदर था, लेकिन टेंट अंदर से काटा हुआ था, जैसे कि ये लोग बहुत पैनिक में बाहर निकले हों। और ये पैनिक इतना इंटेंस था कि लोग -30 डिग्री जैसे टेम्परेचर में बिना प्रॉपर कपड़ों के बाहर भाग गए। अब जैसे जैसे रेस्क्यू टीम्स उन्हें ढूंढने लगती है, उन्हें दिखते हैं फुटप्रिंट्स जो टेंट से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे थे, और ये काम फुटप्रिंट्स थे, जैसे लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हों। ये भागने के निशान नहीं थे। ये फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन 500 मीटर बाद ही फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम जब उन्हीं फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में जंगल की तरफ जाती है, उन्हें वहाँ एक पेड़ के नीचे 2 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्होंने सिर्फ अंडरवियर्स पहने हुए थे। उनके पैर जले हुए थे। उनके साथ साथ उन्हें जली हुई लकड़ियां मिलती हैं, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स जैसे ये सब देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। इन 2 लोगों और टेंट के बीच और 3 बॉडीज मिलती हैं, जैसे कि उन लोगों ने वापस टेंट जाने की कोशिश की हो पर पहुंच नहीं सके। सब फ्रीज हो चुका था। स्टिल इंजरीज एक्सप्लेनेबल लग रही थी, पर फिर आया असली हॉरर। अब वेदर ज़्यादा खराब हो चुका था, टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से सर्च को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। 4 मेंबर्स अभी भी मिसिंग थे। वेदर के ठीक होने का वेट करते करते 2 महीने निकल जाते हैं। अब फाइनली 4 मई को बची हुई 4 बॉडीज भी मिल जाती हैं, और यहीं से ये केस नाइटमेयर बन जाता है। रेस्क्यू टीम्स ने जो वहां देखा उसे बयां करना बहुत मुश्किल है। दरअसल इन 4 लोगों के सीने यानी छाती बुरी तरीके से अंदर क्रश हो चुकी थी, पसलियां टूटी हुई थी, स्कल फ्रैक्चर थे, पर कोई एक्सटर्नल वूंड नहीं था, कोई ब्लीडिंग के साइंस नहीं थे। और सबसे शॉकिंग बात, एक लड़की की जीभ भी गायब थी, और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाहर निकाल ली हो, और उनके कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस भी मिले। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों?
4 मई 1959 को गवर्नमेंट ये केस बंद कर देती है और एक फाइनल स्टेटमेंट देती है। ये जो आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट दिख रही है ये बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ली गई है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उनकी डेथ का रीज़न था वो था कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, जिससे वो जूझ नहीं पाए और फाइनली उनकी डेथ हो गई। मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, कोई डिटेल्स नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और इस एक स्टेटमेंट की वजह से ये केस वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री बनकर रह गया। और तब से लेकर अब तक सिर्फ थ्योरीज ही सामने आई है। सबसे पहली थ्योरी है एवलांच थ्योरी। ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एवलांच आया, उसने उनके टेंट को हिट किया, लोग पैनिक होकर बाहर भाग गए और प्रेशर की वजह से इंजरीज हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो टेंट बर्फ में धंसा हुआ मिलता, लेकिन टेंट एज इट इज खड़ा था। दूसरी चीज़ ये है कि जो एरिया था वो एवलांच प्रोन नहीं था, मतलब वहाँ एवलांचेस आने इतने कॉमन नहीं थे। और तीसरी चीज़ ये है कि फुटप्रिंट्स भी इंटैक्ट थे। इन सबको देखते हुए ये थ्योरी यहाँ पर फुली फिट नहीं होती। उसके बाद आती है सेकंड थ्योरी, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो रेस्क्यू टीम के मेंबर्स थे उन्होंने आसमान में ऑरेंज कलर के ग्लोइंग पार्टिकल्स भी देखे थे और क्योंकि डेड बॉडीज की बॉडी पर भी रेडिएशन के ट्रेसेस मिले थे तो ये माना गया कि हो सकता है उन एक्सपेरिमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग शॉकवेव जनरेट हुई होंगी जिससे हाइकर्स को इंजरी हुई। अब चलो एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आती है इंफ्रासाउंड पैनिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माउंटेन्स की जो शेप थी वो इस तरीके से थी कि जब ठंडी बर्फीली हवाएं उनसे टकराई तो एक तरीके की इंफ्रासाउंड जनरेट हुई। इन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसीलिए इंसान को ये सुनाई नहीं देती। बेसिकली जो ह्यूमन हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इसीलिए ये सुनाई नहीं देती, लेकिन बॉडी में एक तरीके का पैनिक इंड्यूस कर देती है। एक प्रेशर फील होता है चेस्ट में कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो और ना चाहते हुए भी आदमी उल्टे सीधे कदम उठा लेता है। इस थ्योरी से टेंट काटना एक्सप्लेन तो होता है, लेकिन इंजरीज एक्सप्लेन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और एट लास्ट आती है येटी थ्योरी। दरअसल टेंट के अंदर से रेस्क्यू टीम्स के मेंबर्स को एक कैमरा मिला था। बाद में उसके नेगेटिव्स को जब प्रोसेस किया गया तो एक फोटोग्राफ सामने आई। ये फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये वही फोटो है। इसमें एक बड़ा ह्यूमनॉइड क्रिएचर दिख रहा है जिसे लोग येटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम पीपल ये आदमी की तरह ही होता है, बस उससे ज़्यादा बड़ा होता है। इसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं, इसके बड़े बड़े पंजे होते हैं, नाखून होते हैं। और तो और एक बड़ा फुटप्रिंट भी देखा गया था टेंट के बाहर जो एक नॉर्मल बूट साइज से काफ़ी बड़ा था। तो कुछ लोगों ने ये भी माना कि एक येटी ने इन पर अटैक किया जिस वजह से इंजरीज हुई, जिस वजह से ये लोग बाहर भागे। लेकिन ये सब बेबुनियाद है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इस थ्योरी से एक बार को टूटी हुई पसलियाँ, फ्रैक्चर्ड स्कल और पैनिक एस्केप साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई बाइट मार्क तो होता, कोई डिफेंसिव वूंड तो होता। मतलब उन लोगों पर येटी ने अटैक किया तो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं की। ये बात थोड़ी समझ से परे है। ये थ्योरी मिथ ज़्यादा है, साइंस कम है। देखो पूरी सच्चाई तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है जो आज रिसर्चर्स मानते हैं और वो ये है कि कोई एक सिंगल वजह नहीं थी, ये एक कॉम्बिनेशन था, एक चेन ऑफ इवेंट्स था। अगर हम सारी थ्योरीज को साइड में रखें और सिर्फ फैक्ट्स को देखें तो डेटलॉफ पास का सबसे लाइकली सिनेरियो कुछ इस तरीके से सामने आता है कि उस रात खोलटसैकल माउंटेन की स्लोप पर एक्सट्रीम हैवी विंड्स और बर्फ की वजह से हाइकर्स को लगा कि एवलांच आ गया है और कहीं वो एवलांच के नीचे आकर दब ना जाए, क्योंकि उसके बाद निकलना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने एक अर्जेंट डिसीजन लिया, तुरंत टेंट को अंदर से काटा और बिना प्रॉपर कपड़े और जूते पहने हुए वो लोग बाहर भाग गए और ग्रुप्स में बट गए ताकि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं और जंगल की तरफ भागने लगे। कुछ लोग आग जलाकर बचने की कोशिश करते हैं, कुछ टेंट वापस जाने की, लेकिन -30 डिग्री टेम्परेचर किसी को माफ नहीं करता। आखिरी 4 लोग शेल्टर बनाने की कोशिश करते हुए या तो कहीं गिर जाते हैं या हैवी स्नो प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। सब कुछ एनालाइज करने के बाद भी ये कभी साबित नहीं हुआ कि उस फीमेल हाइकर्स की जीभ और आंखें कहाँ गायब हो गई। उस टाइम के कई रिसर्चर्स ने यह माना कि आंखें और जीभ डिकम्पोज हो गई, लेकिन डिकम्पोजिशन इस तरीके से नहीं होता। खैर, सारा निचोड़ करने के बाद, सारे फैक्ट्स देखने के बाद भी डेटलॉफ पास का पूरा सच आज तक कंफर्म नहीं हो पाया। ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। आपके हिसाब से उस रात एक्चुअली क्या हुआ होगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी लिखकर ज़रूर बताइए।